डेथ गेम सीरीज 6th एपिसोड मेमोरी की शुरुआत में पेंटर ग्यूचुअल के मरने के समय से थोड़े पहले के इंसिडेंट को दिखाया जाता है, जिसमें पार्क टे उससे कहता है कि वो उसे कभी नहीं हरा सकता है। पर तभी ग्यूचुअल यानी कि ईजे उसे बताता है कि उसने उसे हराया है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि उसके भाई पार्क जिन की मेमोरीज की वजह से उसे ये भी पता है कि पार्क टे उन्हें बचपन में एक छोटे बच्चे बोरी को जान से मारने की कोशिश की थी और अपने भाई पार्क जिन को भी उसी ने मरवाया है। पार्क टे उससे पूछता है कि उसे ये सब कुछ कैसे पता, तो यीजी उसे बताता है कि एक समय था जब वो उसका भाई पार्क जिन था। ये कहकर वो हंसता है और फिर अपनी सांसें तोड़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा इंसिडेंट स्टूडियो में लगे हुए कैमराज में रिकॉर्ड हो रहा था। फिर से ईजी को दिखाया जाता है जो डेथ से कहता है कि अब उन्हें अगली जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। डेथ उससे पूछती है कि क्या वो अपनी अगली जिंदगी में पार्क टे उसे बदला लेने के बारे में सोच रहा है। फिर ईजी कहता है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि कभी भी कोई पाप मत करना, नहीं तो एक दिन तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढते हुए वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। ईजी कहता है पर मैंने एक बात सीखी है कि अमीर लोगों के पाप कभी भी वापस उन तक नहीं पहुँचते हैं, इसलिए मैं पार्क टे को खुद सजा दूंगा। डेथ उससे कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी और मौत कभी भी किसी की प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है। ऐसा कहकर वो उसे फिर से गोली मार देती है। अब की बार ईजे अपने आप को एक अपराधी के पीछे भागते हुए पाता है और उसे पता चलता है कि इस बार वो एक पुलिस ऑफिसर के शरीर में है। तभी अचानक से वो क्रिमिनल उस पर छुरी से हमला करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी उसका साथी वू जिहिन वहाँ पर आ जाता है और उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है। दरअसल ये वही पुलिस ऑफिसर जी हियोंग है जो उस दिन अपने साथी वू जिहिन को पार्क टे के हाथों मार खाते हुए चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। वू जिहिन उससे कहता है कि वो उसे अपने साथी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं कह रहा है, पर कम से कम उसे भागकर इस तरह से अपनी बेइज्जती तो नहीं करवानी चाहिए। ये जी चुपचाप उसकी डांट सुनता है, पर तभी वो शाइनिंग ऑर्ब फिर से उसके पास आता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो इस वक्त 42 साल के जी हियोंग के शरीर में है। जी हियोंग के पापा एक बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, पर एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश में उनकी मौत हो गई थी। वो भी बड़े होकर अपने पापा की तरह ही एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, पर जब वो अपने पुलिस ऑफिसर बनने की खबर अपनी माँ को सुनाता है तो उसकी माँ चिंता की वजह से बीमार हो जाती है। उसकी माँ को डर था कि एक दिन उसके पिता की तरह ही उसकी भी मौत हो जाएगी। अपनी माँ की चिंता को दूर करने के लिए जी हियोंग अपनी माँ से वादा करता है कि वो कभी भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा और हमेशा अपना ध्यान रखेगा। अपनी माँ को दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए वो अपनी ड्यूटी के टाइम पर किसी भी तरह के खतरे से बचने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से उसके सीनियर्स उसके उनके साथ होने या ना होने को एक जैसा ही मानते थे। कुछ दिन पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से अब उसे उसके कलीग्स की बातें और भी ज्यादा चुभती थी। उस दिन जब पार्क टे उसके साथी को पीट रहा था तब भी वो उसकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि अब तक उसे कायरों की तरह जीने की आदत पड़ चुकी थी। उसे इस बात का एहसास बहुत देर से होता है कि एक इंसान का चरित्र उसके सिद्धांतों और विश्वास से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में जो वो काम करता है उनसे बनता है। ये सब याद आते ही ईजे अपने आप से कहता है कि मुझे इस आदमी पर बहुत दया आ रही है, इसका जूनियर तक इसकी इज्जत नहीं करता है। तभी जीनू एक आदमी के पीछे पीछे दौड़ते हुए वहाँ पर आता है और उस आदमी को काफी पीटता है। वो उस आदमी को धमकाते हुए कहता है कि अगर वो उसे उसके पैसे नहीं देगा तो वो उसे जान से मार डालेगा। तभी जी हियोंग यानी कि ईजे भी उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है कि वो कितने लोगों को पार्क टे के कहने पर जान से मारेगा। ये सुनकर जीनू उससे पूछता है कि वो कौन है, तो जी हियोंग उसे बताता है कि वो वही तेसंग है जिसकी जीनू जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में चमचागिरी करता था। जीनू उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, तेसंग को तो मैंने अपने हाथों से चाकू मारकर जान से मार डाला था। जी हियोंग चालाकी करके जीनू से तेसंग की हत्या का गुनाह कबूल करवा लेता है। ये समझ आते ही जीनू जी हियोंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो जीनू के अटैक से बच जाता है और उसे पकड़कर बाकी पुलिस ऑफिसर्स के पास दे देता है। फिर ये सोचता है कि जी हियोंग की फाइटिंग स्किल्स कमाल की है। भीड़ में खड़े हुए सभी लोग इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी हियोंग के सभी कलीग्स भी उस वीडियो को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो जिहिन उन्हें कॉल पर बताता है कि वो जी हियोंग के साथ उस सीरियल मर्डर केस का सबूत लेने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पार्क टे अपनी सेक्रेटरी को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करता है। वो अपनी सेक्रेटरी को भी पेंटर ग्यूचुअल की तरह ही स्टूडियो के उस रेड रूम में बेदर्दी से मारने का प्लान बनाता है। अब तक ईजे और वो जिहिन पेंटर ग्यूचुअल के स्टूडियो में आ गए थे। वो जिहिन कहता है कि उन्हें बिना वारंट के यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर ईजे उसे बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस जगह का मालिक मर चुका है। फिर वो जिहिन अपने आप में ही बड़बड़ाता है कि क्रीपी पेंटिंग्स बनाने का मतलब ये तो नहीं कि वो सीरियल किलर है। तभी ईजे रिकॉर्डिंग रूम में जाकर एक ड्रॉअर में से जिस्सू का वही रेड फाउंटेन पेन निकालकर अपनी पॉकेट में डाल देता है और फिर ग्यूचुअल के किए हुए मर्डर्स की वीडियो को कंप्यूटर पर प्ले करता है। तभी वो जिहिन भी उस रूम में आता है। फिर ईजे उसे बताता है कि ग्यूचुअल को मर्डर की वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत थी। ये सुनकर वो जिहिन फॉरेंसिक टीम को कॉल करने के लिए जाता है। तभी ईजे उन सभी मर्डर्स की वीडियो को कॉपी करके पेन ड्राइव में डाल देता है। उन वीडियोस में से एक वीडियो पार्क टे की भी थी जिसमें उसने पेंटर ग्यूचुअल को जान से मारा था।
वो जिन भी उसे उन वीडियोस की कॉपी अपने पेन ड्राइव में डालते हुए देख लेता है। फोरेंसिक टीम के वहां पर आने पर ये उन्हें पेंटिंग्स पर भी स्प्रे करने के लिए कहता है और बताता है कि ग्यूचुअल विक्टिम्स के ब्लड का यूज पेंट करने के लिए करता था। वहीं दूसरी तरफ पार्क तेओ अपनी सेक्रेटरी के साथ कार में आ रहा था, पर तभी वो देखते हैं कि रास्ते में पुलिस चेकिंग हो रही है। ये पार्क तेओ को उसकी कार रोकने के लिए कहता है। पार्क तेओ उससे पूछता है कि आगे क्या हो रहा है। ये उसे अपना आईडी प्रूफ दिखाते हुए कहता है कि वो डिटेक्टिव जी हियोंग है। फिर पार्क तेओ को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसके साथी को पीटने के बाद पार्क तेओ ने उसकी बेइज्जती की थी और कहा था कि उसे उसके जैसे लोग पसंद है जो दूसरों के तलवे चाटकर जिंदा रहते हैं। ये जी कहता है तुम्हें मैं याद हूँ, है ना। फिर वो पार्क तेओ को बताता है कि यहाँ पास ही मर्डर हुआ है जिसकी वजह से हमने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया है। ये जी कहता है क्या तुमने ये कहावत सुनी है कि क्रिमिनल्स लौट कर क्राइम की जगह पर जरूर आते हैं। पार्क तेओ उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। फिर ये जो उससे कहता है कि वो सिर्फ उसे वार्निंग दे रहा है ताकि कोई उसे क्रिमिनल ना समझ ले। ये जे पार्क तेओ के साथ बैठी हुई लड़की से उसका नाम पता पूछता है तो वो सेक्रेटरी उसे अपना नाम ली हुई बताती है। फिर वो सेक्रेटरी उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्यों पूछ रहा है तो ये जो उसे बताता है कि क्रिमिनल्स ने कोई नेम टैग नहीं पहना होता है। एक नॉर्मल दिखने वाले इंसान के अंदर भी छुपा हुआ शैतान हो सकता है। ये जे कहता है मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हारे गुमशुदा होने की खबर आए, इसलिए हम यहाँ से गुजरने वाले हर एक इंसान की डिटेल्स रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। फिर पार्क तेओ उससे पूछता है कि क्या अब वो यहाँ से जा सकते हैं। ये जे उन्हें जाने देता है। पार्क तेओ थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि मेरी भूख मर गई है, इसलिए तुम यहीं पर उतर जाओ। अपनी सेक्रेटरी को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद पार्क तेओ अपने आप से कहता है कि जी हियोंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सभी न्यूज चैनल्स में जी हियोंग के बारे में न्यूज आ रही थी कि उसने तेसंग नाम के लड़की के कातिल को पकड़ा है और उसने ग्यूचुअल नाम के एक सीरियल किलर को जिसने 15 खून किए थे उसका भी पर्दाफाश किया है। पार्क तेओ भी ये न्यूज देखकर एक आदमी को कॉल करता है। वो आदमी उसे बताता है कि उसने ग्यूचुअल की बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। फिर पार्क तेओ उससे कहता है कि उसे लगता है कि जी हियोंग इस केस के बारे में और भी कुछ जानता है। वो आदमी पार्क तेओ से कहता है कि वो जी हियोंग को भी ठिकाने लगा देगा। ये अपने पेन ड्राइव को एक न्यूज रिपोर्टर के पास दे देता है जो उसे बताता है कि वो आज रात को इस न्यूज को अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर देगा। पुलिस स्टेशन में जी हियोंग का सीनियर उससे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी वजह से उसके सीनियर की प्रमोशन होने वाली थी। तभी वो जीन जी हियोंग से कहता है कि उसे उसके साथ कुछ बात करनी है। एक जगह में बैठने पर वो जीन उससे पूछता है कि उसने उस दिन ग्यूचुअल के कंप्यूटर में से कुछ वीडियो फाइल्स कट करके अपने पेन ड्राइव पर क्यों डाली थी। जी हियोंग यानी कि ये उसे बताता है कि उन वीडियो फाइल्स में ग्यूचुअल का मर्डर करने वाले आदमी की वीडियो है। वो जिन कहता है कि अगर ग्यूचुअल की मौत हो चुकी है तो आपने इस बारे में सबको क्यों नहीं बताया। फिर ये उसे बताता है कि उसका कातिल तेकंग कंपनी का सीईओ पार्क तेओ है। ये कहता है अगर मैं वो वीडियो पुलिस स्टेशन में दे भी देता तो वो वीडियो रिलीज होने से पहले ही पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रॉय कर दी जाती, पर मैं पार्क तेओ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी वो जिन को ये की माँ वहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। उन्हें वहाँ देखकर ये उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। ये सुनकर वो जिन उससे पूछता है कि क्या तुम न्यूज नहीं देखते हो। एक आदमी उनके घर पर पैसों से भरा हुआ बैग रख कर गया था और बाद में उस आदमी की एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी वजह से अब इस बूढ़ी औरत से ही उन पैसों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। ये पता चलने पर ये अपने आप से ही कहता है कि मैं मरने के बाद भी एक काम ठीक ढंग से नहीं कर सकता हूँ। जी हियोंग यानी कि ये अपनी माँ से मिलता है और उनके जूते के तस्मे बांधते हुए उनसे कहता है कि उन्हें बिना तस्मे वाले जूते पहनने चाहिए ताकि वो गिरे ना। पर ये की माँ कहती है कि ये पहले जूते की जोड़ी है जो मेरे बेटे ने मेरे लिए खरीदी थी। जब भी मैं ये जूते की जोड़ी पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे साथ ही है। फिर जी हियोंग उनसे पूछता है कि उन्होंने उस पैसे के बैग की रिपोर्ट पुलिस को क्यों दी। ये की माँ कहती है कि उन पैसों को देखकर उन्हें लगा कि भगवान ने ये पैसे उन्हें उनके बेटे की जिंदगी के बदले दिए हैं, इसलिए उन्हें वो पैसे नहीं चाहिए थे। उनके लिए उनका बेटा दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती था। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद ये रोता है। वो खाने से भरा हुआ बैग अपनी माँ के घर के बाहर के दरवाजे पर लटकाता है और डोरबेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर उसकी माँ उस बैग के साथ एक नोट देखती है। उस नोट में लिखा हुआ था कि उन्हें अपना खाना टाइम से खाना चाहिए। अपनी माँ को खाने का बैग लेकर घर के अंदर जाते हुए देखकर ये भी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी गैंगस्टर जूहन का बॉस वहाँ आकर उसे चाकू मार देता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क तेओ अपने पिता चेयरमैन पार्क के ऑफिस में पुलिस स्टेशन से आया हुआ जहांगीनियो और जीसू के एक्सीडेंट केस का एक डॉक्यूमेंट देखता है। तभी चेयरमैन पार्क भी वहाँ पर आ जाते हैं। पार्क तेओ उनसे पूछता है कि क्या वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, तो चेयरमैन पार्क उसे बताते हैं कि वो जानते थे कि पार्क तेओ घर के सभी पालतू जानवरों को मारकर उन्हें गायब कर देता था, पर एक पिता होने के नाते वो इन सब बातों को नजरअंदाज करते थे। और जब उसने अब इंसानों को मारना शुरू कर दिया है वो इस बात को और नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिर पार्क तेओ उनसे पूछता है कि क्या उनके उसे बचपन में ही अब्रॉड भेजने का कारण भी यही था या उन्हें उससे डर लगता है। ऐसा कहकर वो अपना हाथ उनकी गर्दन की तरफ बढ़ाता है, पर फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके गुस्से में गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है।
सड़क में एक कार ड्राइवर उस पर पागलों की तरह गाड़ी चलाने के लिए चिल्लाता है, पर पार्क तेउ उस आदमी को जान से ही मार डालता है। न्यूज स्टेशन का डायरेक्टर पार्क तेउ को कॉल करके बताता है कि डिटेक्टिव जी हियोंग ने पेंटर ग्यूचुअल के मर्डर की वीडियो उन्हें दी है और आज रात की ब्रॉडकास्ट में उस वीडियो को दिखाया जाएगा और वो उस वीडियो को रिलीज होने से नहीं रोक सकता है। उसकी बातें सुनकर पार्क तेउ फिर उस आदमी को कॉल करके पूछता है कि क्या तुमने जी हियोंग को ठिकाने लगा दिया, पर उस आदमी को जी हियोंग ने अरेस्ट कर लिया था। इसलिए पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ जी हियोंग उसकी कॉल रिसीव करता है। जी हियोंग उस गैंगस्टर के साथ फाइट करके बच गया था और उसने उस गैंगस्टर को भी अरेस्ट कर लिया था। पार्क तेउ जी हियोंग को उससे मिलने के लिए बुलाता है, पर जी हियोंग उससे कहता है कि वो न्यूज रिलीज होने के बाद उससे मिलने आएगा और अपने साथ ब्रांडेड जर्मन हथकड़ियां उसके लिए तोहफे में लेकर आएगा। ये सुनकर पार्क तेउ को बहुत गुस्सा आता है, पर इससे पहले वो कुछ और कह पाता जी हियोंग उसकी कॉल कट कर देता है। जी हियोंग का सीनियर अपने आप से कहता है कि पिछले 12 सालों की काम की कसर इसने एक हफ्ते में पूरी कर दी, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तभी उसे उसके कमिश्नर की कॉल आती है जो जी हियोंग को उससे मिलने के लिए बुलाता है। कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जी हियोंग पार्क तेउ के एक आदमी को देखता है जिसने पहले जीनू को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से छुड़ाया था। कमिश्नर जी हियोंग और पार्क तेउ को अकेला छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। पार्क तेउ जी हियोंग को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि अगर वो इस पर साइन करेगा तो वो जो चाहे वो चीज हासिल कर सकता है, चाहे वो पैसे हो या प्रेस्टीज। जी हियोंग यानी कि ईजे जिसू का वही फाउंटेन पेन निकालता है। ये देखकर पार्क तेउ मुस्कुराने लगता है, पर तभी ईजे उस फाउंटेन पेन से उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है। ये देखकर पार्क तेउ उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर ईजे उससे कहता है कि वो मरने से नहीं डरता है। ये सुनकर पार्क तेउ उससे कहता है कि तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो कि जैसे तुम्हारे पास 9 जिंदगियां हो। ईजे उससे कहता है मुझे लगा तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर जो भी हो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर ईजे उसे आधे घंटे में फर्स्ट फ्लोर में मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पार्क तेउ का आदमी रूम के अंदर आकर उससे कहता है कि वो डिटेक्टिव ली को जी हियोंग को संभालने के लिए कहेगा। जब जी हियोंग पुलिस स्टेशन में आता है तो वहाँ पर उसके कलीग्स का रवैया कुछ अजीब सा ही था। फिर जी हियोंग न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि एक कार ड्राइवर का मर्डर हो चुका है, पर उसके कातिल के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। तभी एक और न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि पार्क तेउ ने पेंटर ग्यूचुअल के मर्डर के केस में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। पार्क तेउ न्यूज रिपोर्टर्स को बताता है कि वो ग्यूचुअल को नहीं जानता था, पर ग्यूचुअल उसे किडनैप करके अपने स्टूडियो में ले गया था और वहाँ पर उसे पता चला कि ग्यूचुअल एक सीरियल किलर है और अब तक 15 लोगों को मार चुका है। पर जब उसने पार्क तेउ को भी मारने की कोशिश की तो उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और पार्क तेउ बचकर वहाँ से भाग गया। न्यूज में वीडियो का वही हिस्सा दिखाया जाता है जिसमें ग्यूचुअल जबरदस्ती पार्क तेउ को स्टूडियो में लेकर आता है। फिर न्यूज एंकर कहता है कि उन्हें ग्यूचुअल की बॉडी नहीं मिली है, इसलिए हो सकता है कि ग्यूचुअल अभी भी जिंदा हो। पार्क तेउ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जी हियोंग और उसके सीनियर को जॉब से निकाल दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने पर पार्क तेउ का एक आदमी जी हियोंग को किडनैप कर लेता है और फिर पार्क तेउ को कॉल करके बताता है कि उसे जी हियोंग के घर में उस वीडियो की कोई और कॉपी नहीं मिली। ये न्यूज सुनने के बाद पार्क तेउ कुछ गोलियां खाकर सो जाता है, पर थोड़ी देर बाद प्लेन के हिलने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। पायलट की कैबिन में जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है। तभी प्लेन में एक आदमी की आवाज आती है जो उन सभी लोगों के नाम लेता है जिन्हें पार्क तेउ ने जान से मारा था। वो आदमी कहता है कि तुमने अपने भाई पार्क जिन को प्लेन एक्सीडेंट का रूप देकर मारा। तुमने ही सॉन्ग जे को पैसों का लालच देकर 8000 मीटर की ऊंचाई से बिना पैराशूट के स्काई डाइव करने के लिए कहकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया। ये प्लेन 30 सेकंड में फट जाएगा और तुम्हारी मौत भी बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे तुम्हारे भाई पार्क जिन की हुई थी। ये सुनकर पार्क तेउ काफी डर जाता है। तभी वही आवाज फिर से कहती है कि तुमने तो सॉन्ग जे को पैराशूट के बिना कूदने के लिए कहा था, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो पैराशूट लेकर इस प्लेन से कूद जाओ। तभी 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और प्लेन के इंजन में आग लग जाती है। पार्क तेउ पागलों की तरह पैराशूट ढूंढता है, पर जब उसे पैराशूट मिलता है तब तक सिर्फ 2 ही सेकंड बचे थे। वो पैराशूट लेकर जैसे तैसे प्लेन से कूद जाता है, पर जैसे ही वो रोड पर लैंड करता है एक आदमी उसे कार से टक्कर मार देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जी हियोंग यानी कि ईजे ही था। दरअसल ईजे को पार्क तेउ के प्लान का पहले से ही अंदाजा था और क्योंकि उसके पास गैंगस्टर जूहन की मेमोरीज भी थी, इसलिए उसे पता था कि जूहन का बॉस उनके सभी क्लाइंट्स के काले कर्मों का सबूत अपने पास संभाल कर रखता है, इसलिए उसे पार्क तेउ के खिलाफ और सबूत आसानी से मिल जाएंगे। पार्क तेउ के भाई पार्क जिन की मेमोरीज की वजह से उसे ये भी पता था कि पार्क तेउ अपने फाउंटेन पेन में ड्रग्स की गोलियां छुपा कर रखता है, इसलिए ईजे ने उसकी उन गोलियों को नींद की गोलियों से बदल दिया था और पार्क तेउ के आदमी ने उसकी जगह किसी और को ही किडनैप कर लिया था, जिसे बाद में वो जिहन छुड़ा लेता है।
गैंगस्टर जोहन की मेमोरीज का इस्तेमाल करके ईजे प्लेन के इंजन में बॉम्ब इंस्टॉल कर देता है और प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। जिस वक्त पार्क टेऊ प्लेन में सो रहा था उस वक्त उसके सभी गुनाहों की वीडियो फुटेज रिलीज हो जाती है और सभी करप्टेड पुलिस ऑफिसर्स को भी पकड़ लिया जाता है। फिर सोंगजी की मेमोरीज का इस्तेमाल करके यीजे पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है और फिर फाइटर तेसान की मेमोरीज का यूज करके पार्क टेऊ को गाड़ी से उड़ाता है, पर सिर्फ इस हद तक कि उसे थोड़ी सी ही चोट लगे। फिर जंग युनियो की मेमोरीज के हिसाब से वो पार्क टेऊ की सांस रोककर उसे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम तो अपने आप को भगवान कहते थे ना, जो दूसरों का जीना और मरना डिसाइड करता है, तो अब क्या हुआ? तुमने जिसू को जान से मारा था, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे साथ नर्क में जाऊंगा। पर तभी डेथ वहाँ पर आ जाती है। उसे वहाँ देखकर यीजे उससे कहता है कि वो उसके रूल्स नहीं मानेगा और इस आदमी को नहीं छोड़ेगा। डेथ उसकी तरफ आते हुए मुस्कुराती है। तभी यीजे की पॉकेट में से जिसू का फाउंटेन पेन गिरता है, जिसे देखकर यीजे पार्क टेऊ को छोड़ देता है। यीजे को जिसू की बातें याद आती है, जब जिसू ने उससे कहा था कि वो चाहती है कि उसकी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो। ये याद आते ही वो रोता है और खड़ा होकर देखता है कि डेथ वहाँ पर नहीं है। फिर यीजे भी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी पार्क टेऊ पीछे से आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और उसका पैराशूट उसे उड़ाकर पीछे की तरफ एक गाड़ी के आगे ले जाता है। और इसी के साथ 6th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।